क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूट बिजनेस इनकम ऑफ श्री PS राठौर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। हमको बिजनेस इनकम कैलकुलेट करना है। यहाँ बोला गया नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग 5,75,000। सबसे पहले तो आप इसका मतलब समझो कि ये बिफोर चार्जिंग द क्या है। देखो अभी तक जो हम क्वेश्चन करते हुए आए थे उसमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखा रहता था PL अकाउंट में डेबिट साइड, यानी कि ये सारे जितने आइटम्स लिखे हैं वो PL अकाउंट में ऑलरेडी चार्ज हो रखे हैं। ठीक, मतलब कि कुछ एक्सपेंसेस दिखाया गया होगा, फिर इनकम दिखाया गया होगा। तो क्योंकि इनकम मतलब क्रेडिट साइड में इनकम रहता है, तो क्योंकि ये साइड वाला ज़्यादा था तो इसीलिए जो इधर अमाउंट बच गया वो हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक, तो यहाँ यही चीज़ कह रहा है कि जैसे ये सारी आइटम चार्ज है ना कि डेबिट वाले डेबिट में, क्रेडिट वाले क्रेडिट में, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब भी बिफोर चार्जिंग लिख दे तो वहाँ पे आप क्या करोगे, नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे जो भी बिजनेस से रिलेटेड इनकम है, ठीक, और लेस कर दोगे जो भी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, यानी कि बिजनेस के खर्चे। फिर से समझ लो इसको, जब भी भाई नेट प्रॉफिट ऐसे होता है PL अकाउंट में या फिर लिखा रहेगा आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग, यानी कि डेबिट क्रेडिट में वो आइटम गए हुए हैं, तब हम क्या करते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम ऐड कर देते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस और लेस कर देते हैं डिसअलाउड इनकम, यानी कि वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन PL अकाउंट में डेबिट है तो उनको हम ऐड कर देते हैं जब भी चार्ज हुआ रहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ चार्ज नहीं है तो सीधे आप बिजनेस इनकम ऐड करना और उसमें लेस कर देना बिजनेस एक्सपेंसेस। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग 45,000 रुपीज। उससे भी पहले आप ये देखो कि क्या फैमिली प्लानिंग पे जो खर्चे किए गए हैं वो बिजनेस से रिलेटेड माने जाते हैं, तो हाँ माने जाते हैं। आप अपनी नई वाली बुक में पेज नंबर 231 पे आओ। पेज नंबर 231 पे ये 14th पॉइंट पढ़ना है आपको। अब ये 14 पॉइंट है क्या और किसके अंदर में है ये भी देख लो आप। यहाँ लिखा हुआ है ना 16 पॉइंट अदर डिडक्शन। अंडर सेक्शन 36 फॉलोइंग डिडक्शंस आर परमिसेबल वाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते वक्त ये सारे डिडक्शन जो हैं वो परमिसेबल हैं, यानी कि अलाउड हैं। ठीक, तो उसी में 14 पॉइंट लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। तो इसको पढ़ते हैं हम। एनी एक्सपेंडिचर बोनाफाइड इंकर्ड बाय अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट इट्स एम्प्लॉयज इज अलाउड एज अ डिडक्शन। कोई भी एक्सपेंडिचर जो कंपनी ने एम्प्लॉय की फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए खर्च किया है तो वो अलाउ होता है डिडक्शन के तौर पे। यानी कि ये तो आप समझ गए कि ये क्या है, ये एक बिजनेस एक्सपेंस है। और यहाँ क्योंकि ये सारे आइटम चार्ज नहीं हैं तो हम नेट प्रॉफिट में क्या कर रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंस को लेस कर रहे हैं, तो ये लेस होगा क्योंकि ये अलाउड है कंप्लीटली। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लमसम पेमेंट मेड फॉर टेक्निकल नो हाउ। सबसे पहले तो ये जानो कि ये टेक्निकल नो हाउ क्या है। टेक्निकल नो हाउ एक इनटेंजिबल एसेट है। ठीक, अब पढ़ो दोबारा से इस पॉइंट को। लमसम पेमेंट मेड फॉर टेक्निकल नो हाउ, तो लमसम पेमेंट किसके लिए पे हुआ है, इंटेंजिबल एसेट के लिए, और मतलब कि एसेट को खरीदने के लिए यहाँ पे हुआ होगा। और हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि कोई भी एसेट जो होता है वो PL अकाउंट में डेबिट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एसेट जो होता है वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है। ठीक, तो यहाँ तो हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था अपना तो ये लिखा है बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग, यानी कि इस एसेट को PL अकाउंट में तो नहीं दिखाया गया, तो भाई इसको ऐड तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस में नहीं करना है। ठीक, लेकिन एक चीज क्या हमने पढ़ा था कि असेट का डेप्रिसिएशन जरूर लेस होता है। तो टेक्निकल नो हाउ एक इंटेंजिबल एसेट है और इंटेंजिबल एसेट पे कितना % डेप्रिसिएशन लगता है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था आपने। देखिए इनटेंजिबल एसेट पे फिक्स्ड रहता है 25% डेप्रिसिएशन। तो क्योंकि हमने अपना ये वाला क्वेश्चन चेक किया तो ऊपर नीचे कहीं भी डेप्रिसिएशन नहीं शो किया गया है, यानी कि डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ है तो हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। और क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है तो आप 90,000 का 25% जो है वो लेस कर देना। बाकी ये 90,000 को कहीं नहीं दिखाना क्योंकि एसेट बैलेंस शीट का पार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर।
इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे कस्टमर का इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है, कस्टमर का इंटरटेनमेंट के लिए जो खर्चा हुआ है वो है ये, या फिर एम्प्लॉय के इंटरटेनमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर है, इसीलिए बिजनेस से रिलेटेड मानते हैं, ये अलाउ रहता है, ये एक्सपेंसेस है बिजनेस का, इसलिए ये लेस होगा। ठीक, नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन अक्वायरिंग पेटेंट राइट। ये तो आपको पता ही है कि पेटेंट भी एक इंटेंजिबल एसेट है, और असेट का मतलब एक्वायरिंग पेटेंट राइट, इसका मतलब ये है कि पेटेंट राइट खरीदा गया है 84,000 रुपीज़ का, तो पेटेंट राइट जितने का खरीदा गया वो तो एक एसेट हो गया, तो उसका पूरा अमाउंट तो हमको पीएल अकाउंट में नहीं दिखाना है, वो तो भाई बैलेंस शीट में जाता है। लेकिन कहीं भी इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं शो किया गया है ना, तो आप, और वैसे भी हमें बताया गया है कि बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग, यानी कि कुछ भी चार्ज नहीं किया गया है, तो यहां लिखो आप डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन अभी मैंने आपको दिखाया कि फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 25% इंटेंजिबल एसेट पे फिक्स्ड होता है, तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 25%, 84,000 का 25% निकालना, लेस कर देना, ये बिजनेस का एक्सपेंस है। ठीक, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट पेड इन कैश 18,000 रुपए। भाई ऐसे तो एक्सपेंडिचर कुछ नहीं लिखा है तो हम मानते बिजनेस का है, लेकिन यहाँ ये जो वर्ड लिख दिया है पेड इन कैश, पहले अब इससे रिलेटेड क्या है फंडा ये समझो। अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट का खर्चा, चाहे वो बिजनेस एक्सपेंस के लिए किया गया, अगर एडवर्टीजमेंट अगर वो कैश में किया गया है और वो अमाउंट 10,000 रुपए से ज़्यादा है, तो पूरा अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा, यानी कि पूरा अमाउंट जो है वो अब बिजनेस से रिलेटेड नहीं माना जाएगा। ठीक, फिर से समझ लो, कोई भी बिजनेस एक्सपेंडिचर अगर कैश में किया गया है और उसका अमाउंट अगर 10,000 रुपए से ज़्यादा है तो वो कंप्लीटली डिसअलाउ हो जाता है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं माना जाता है। ठीक, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 18,000 रुपए है जो कि 10,000 से ज़्यादा है, इसीलिए ये डिसअलाउ रहेगा, इसको बिजनेस का एक्सपेंस नहीं मानेंगे। ठीक, नेक्स्ट, amount paid to Rajasthan University for an approved research program in social science not connected with his business। अब कई लोग यहाँ क्या करेंगे कि not connected with business पढ़ के इसको क्रॉस करके चले जाएंगे कि भाई ये तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए आप आओ पेज नंबर 224 पे। पेज नंबर 224 पे आपको फोर्थ पॉइंट पढ़ना है। ठीक, ये फोर्थ पॉइंट किसके अंडर में है पहले ये देख लो, ये है एक्सपेंडिचर ऑन scientific research. The following deduction shall be allowed in respect of expenditure on scientific research। और भी कई सारे हैं, आप यहाँ पे आके इस पेज पे आके पढ़ लेना, ये नई बुक में है। ठीक, तो भाई क्या क्या डिडक्शन होते हैं साइंटिफिक रिसर्च पे जो कि बिजनेस का पार्ट माना जाता है, तो इसी में फोर्थ पॉइंट पढ़ लो बस अभी, क्योंकि वही आपके काम का है, बाकी आप ऐसे रीड कर लेना। ठीक, क्वेश्चन में ये वाला है, सम्स पेड फॉर सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, 100% of the sum paid to an approved research association or to a university, college or other institution to be used for research in social science or statistical research is allowed as deduction whether it is related or unrelated to the business of the assessee। बहुत सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सम रिसर्च एसोसिएशन को दिया गया है या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज को दिया गया है सोशल साइंस में रिसर्च करने के लिए, तो 100% ऑफ सम से मतलब है कि पूरा पूरा अमाउंट जो है वो अलाउ होगा, बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। और आगे ये भी लिख दिया है कि भले ही वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, वो बिजनेस का पार्ट ही माना जाएगा। तो जब आप यहाँ फोर्थ पॉइंट पढ़ोगे तो इसमें जो लिखा हुआ है नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, उससे हमको कोई मतलब नहीं। देखो, एक यूनिवर्सिटी को पैसा गया है तो हाँ गया है, अप्रूव्ड रिसर्च प्रोग्राम है तो हाँ है, सोशल साइंस से रिलेटेड है तो हाँ है, तो इसी वजह से भले ही वो बिजनेस से रिलेटेड हो ना हो, उसको 100% अलाउ माना जाएगा। ठीक, और सारे भी आके आप इस पेज पे पढ़ लेना। तो ये 100% अलाउ है, इसको लेस कर देना। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी, हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा है, प्रोविजन जो होता है वो डिसअलाउ एक्सपेंसेस रहता है, बिजनेस का पार्ट नहीं होता है, तो इसको छोड़ दो। ठीक, लेकिन यहां लिखा है ही पेड ओनली ₹20,000 बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो अब यहां कह रहा है कि इन्होंने ये जो एक्साइज ड्यूटी था केवल 20,000 रुपए पे किया है आईटी रिटर्न भरने से पहले। तो आईटी रिटर्न भरने से पहले जितना एक्साइज ड्यूटी इन्होंने पे किया है वो अलाउ रहेगा, यानी कि बिजनेस का एक्सपेंडिचर माना जाएगा, इसीलिए हम लेस कर देंगे। ठीक, तो अब एक चीज आपने नोट किया होगा इस क्वेश्चन नंबर 12 में
पहला तो ये कि इसका फॉर्मेट दूसरा रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग है ना, तो जब ये सारे आइटम चार्ज नहीं है तो हम नेट प्रॉफिट में सीधे ऐड करते हैं बिजनेस इनकम, लेस करते हैं बिजनेस एक्सपेंस। लेकिन आपने नोट किया इस क्वेश्चन में हमने जब सारे पॉइंट देखे तो एक भी बिजनेस इनकम नहीं था, सारे सिर्फ एक्सपेंस हैं। तो आप सीधे लिखना फॉर्मेट में नेट प्रॉफिट और लेस कर देना उसमें से बिजनेस एक्सपेंसेस सारे जो जो अभी हमने पढ़े हैं, जैसे जैसे मैंने बताया है, अब उसको आप लेस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन देखते हैं 12 का। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। पहले तो आप फॉर्मेट बना लोगे और बैक करके क्वेश्चन जरूर देख लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट तरीके से सवाल किया गया, मैंने पीछे समझाया है कैसे करना है। ठीक, सबसे पहले तो जैसे हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट वो लिखेंगे, बट यहाँ ये है कि ये जो नेट प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग अमाउंट है। ठीक, नेट प्रॉफिट है कितना? वो है 5,75,000। अब जब क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग नहीं लिखा होता है यहाँ पे, तो हम क्या मानते हैं कि भाई वो फॉलोइंग आइटम डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं, ऐसे रहते हैं भाई जब भी ये पीएल अकाउंट बना के देता है तब। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बोल दिया बिफोर चार्जिंग है, यानी कि इसका मतलब कोई भी अमाउंट क्रेडिट और डेबिट में चार्ज नहीं किया गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सीधे बिजनेस इनकम जो होता है उसको ऐड कर देते हैं और बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं उसको लेस कर देते हैं। जब अभी हमने अपना क्वेश्चन रीड किया था, पीछे करके आप देख सकते हो, तो उसमें एक भी पॉइंट बिजनेस इनकम से रिलेटेड नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो यहां सीधे लिख दो लेस बिजनेस एक्सपेंसेस। और ये कौन से हैं? अलाउड एक्सपेंसेस। यानी कि अब बहुत लोग जैसे कि क्या करते हैं कि वीडियो स्किप करके सीधे आप यहाँ पे आ जाओगे, तो आप सोचोगे आप कि भाई यहाँ पे ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन वो आप बैक करके देखो, मैंने बताया है कि यहाँ दूसरा फॉर्मूला क्यों लग रहा है, क्योंकि भाई यहाँ क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग अमाउंट लिखा है। ठीक है, तो देखो भाई बिजनेस एक्सपेंसेस में सबसे पहला जो पॉइंट था वो लिखा था एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग देख के लोग इसे समझेंगे कि ये तो यार डिसअलाउड होगा, लेकिन हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ते वक्त 231 पेज मैंने आपको दिखाया था, आप बैक करके देख सकते हो। ठीक, 231 पेज पे ये बात बताई गई है कि अगर एम्प्लॉय को फैमिली प्लानिंग के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, कोई भी खर्चे कर रहा है उसके ऊपर, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है, इसलिए ये अलाउेबल एक्सपेंस है। ठीक, तो आप 45,000 को लेस करोगे। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, उसमें लिखा हुआ था कि लमसम अमाउंट पे हुआ है टेक्निकल नो हाउ के लिए, यानी कि टेक्निकल नो हाउ खरीदने के लिए इतना अमाउंट पे हुआ है। ठीक, टेक्निकल नो हाउ क्या है वो हमने अभी पढ़ा, वो एक इनटेंजिबल असेट है। तो असेट का अमाउंट तो पीएल अकाउंट में नहीं आता है, क्योंकि भाई वो बैलेंस शीट का पार्ट है, लेकिन डेप्रिसिएशन जरूर शो करते हैं हम। और क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं हुआ है पीएल अकाउंट में, इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ होगा। ठीक, तो वो आप अब यहाँ रेट तो बता नहीं रखा था कि कितना परसेंट, तो भाई फर्स्ट वीडियो में ये सब मैंने बताया हुआ है कि इनटेंजिबल एसेट जब भी रहेगा तो उस पर 25% फिक्स रहता है डेप्रिसिएशन। ठीक, तो ये है 90,000, तो इसका 25% डेप्रिसिएशन आप लेस कर दो, क्योंकि ये एक इनटेंजिबल एसेट है। तो यहाँ लिखो डेप्रिसिएशन ऑन टेक्निकल नो हाउ। ये क्या है? ये एक इनटेंजिबल एसेट है। क्योंकि एक इनटेंजिबल एसेट है तो जितना भी अमाउंट है उसका 25% डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक, रुको मैं क्लियरली यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 90,000 का 25%। ठीक, 90,000 का 25%, ये है 22,500। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर। कुछ नहीं लिखा होता है तो हम मानते हैं कि कस्टमर का या फिर मतलब जो एम्प्लॉय हैं उनका इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है या कस्टमर का, तो ये बिजनेस का पार्ट होता है, इसीलिए ये अलाउ रहेगा। 30,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है
बोला गया है कि एक्सपेंडिचर ऑन अक्वायरिंग पेटेंट राइट, यानी कि इन्होंने पेटेंट राइट खरीदा था। तो पेटेंट राइट फिर से ये एक असेट है, ठीक। तो असेट तो भाई पीएल अकाउंट में नहीं आता, इसका अमाउंट तो नहीं आएगा, लेकिन असेट का डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज होता है, और यहाँ कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं हुआ है पीएल में, इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी नहीं चार्ज हुआ होगा। तो डेप्रिसिएशन इसका भी आप लेस करोगे, यहाँ लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट, और पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट है, तो वो हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा है कि पेटेंट पे 25% डेप्रिसिएशन फिक्स होता है। तो 84,000 रुपये यानी कि 84,000 रुपीज़ का पेटेंट था। पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट है, तो उस पर 25% डेप्रिसिएशन फिक्स है। 84,000 का 25%, ये हो गया 21,000, ठीक। नेक्स्ट लिखा हुआ था एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इन पेड इन कैश। तो ऐसे तो कुछ नहीं लिखा है, तो हम इसे मानते हैं कि ये बिजनेस का एडवर्टीजमेंट हुआ होगा। लेकिन बैक करो वीडियो को, क्वेश्चन में जहाँ ये पॉइंट आया था वहाँ हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी बिजनेस का एडवर्टीजमेंट कैश में हुआ है और वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है, कोई भी बिजनेस का एडवर्टीजमेंट अगर हुआ है लेकिन उसका पेमेंट कैश में हुआ है, ठीक, तो अगर वो अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है तो फिर वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे 18,000 रुपये का था एडवर्टीजमेंट, बट वो कैश में पेमेंट हुआ था और वो 10,000 से ज़्यादा है, इसी वजह से ये बिजनेस का पार्ट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट लिखा है कि अमाउंट पेड टू राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर एन अप्रूव रिसर्च प्रोग्राम सोशल साइंस के लिए नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। बैक करो, जहाँ क्वेश्चन में ये पॉइंट आया था तो वहाँ मैंने इसको और अच्छे से समझाया है, और वो पॉइंट जिस पॉइंट के थ्रू ये सॉल्व होगा वो पॉइंट भी मैंने दिखाया है, पेज नंबर 224 पे मिलेगा, बैक करके देख लो, ठीक। अभी मैं बस फिर से इतना बता दे रहा हूँ कि जब भी सोशल साइंस के लिए किसी अप्रूव्ड रिसर्च होता है सोशल साइंस में, और यूनिवर्सिटी को कोई भी अमाउंट पे होता है, भले ही वो बिजनेस से कनेक्ट हो ना हो, 100% अमाउंट मतलब पूरा अमाउंट जो है वो बिजनेस का माना जाता है, ठीक। अब बैक करके देख लो, मैंने वो पॉइंट दिखाया है बुक में जो इस बात को प्रूव करता है। तो अमाउंट पेड टू राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर अप्रूव्ड रिसर्च प्रोग्राम इन सोशल साइंस, ठीक। कितना अमाउंट है? 20,000 रुपये। उसके बाद है यहाँ पे प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी। तो प्रोविजन कभी बिजनेस का पार्ट नहीं होता है, वो तो डिसअलाउ रहता है हमेशा, इसको छोड़ दो। फिर लिखा हुआ है कि ही पेड ₹20,000, he pays only ₹20,000 बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो भाई देखो, इन्होंने 20,000 रुपये एक्साइज ड्यूटी के लिए पे किया था, ठीक, और इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले। तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो बिजनेस का पार्ट माना जाता है, इसीलिए 20,000 रुपये जो है वो अलाउ रहेगा। तो यहाँ आप लिखोगे पेड एक्साइज ड्यूटी, कितना पे किया है? 20,000 रुपये, ठीक। अब इन सबको आप ऐड करके बाहर लिख दो, और कुछ है नहीं क्योंकि। तो 45,000 प्लस 22,500 प्लस 30,000 प्लस 21,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, ये हो गया 1,58,500। इसको आउटर कॉलम में लिखो। इसको लेस कर दो नेट प्रॉफिट में से, ये हो गया 4,16,500। ये हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस।